बिजली ट्रांसफार्मर और चोर। चंद्रू एक बहुत ही शातिर चोर था। पूरे इलाके के लोग उसकी चोरियों से परेशान हो चुके थे। पुलिस भी उसे अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। वो हमेशा पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता था। एक दिन पुलिस वालों को खबर मिलती है कि चंद्रू एक ज्वेलरी शॉप से गहने चुराने आ रहा है। पुलिस वाले वहाँ घेरा डाल देते हैं। चंद्रू को देखकर इंस्पेक्टर बोलता है, चंद्रू, हमने तुम्हें घेर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, चंद्रू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। और ऐसा कहकर चंद्रू वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है। भागते भागते चंद्रू जगन नगर में पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि कुछ मजदूर एक जगह एक चबूतरा बना रहे थे। वो मजदूरों का वेश धारण कर उन्हीं मजदूरों में शामिल हो जाता है और ईंट और रोड़ी से भरा तसला उठाकर वहाँ काम करने लगता है। चंद्रू बड़ी चतुराई से हीरों से भरी थैली को उसी चबूतरे में दफन कर देता है। तभी पुलिस उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर चंद्रू को पहचान जाता है और उसे पकड़ लेता है। चंद्रू को 5 साल की जेल हो जाती है। 5 साल बाद जब चंद्रू जेल से बाहर निकलता है तो वो सीधा जगनपुर में आकर देखता है और हैरान हो जाता है। अरे, यह गांव तो शहर में तब्दील हो गया है। और चबूतरा कहाँ बना था? चलो घूमता हूँ इस गांव में। तभी चंद्रू देखता है कि उस चबूतरे पर तो बिजली का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा था। अरे बाप रे, अब हीरे कैसे निकालूंगा? इसे तो तोड़ना पड़ेगा। चलो रात में कोशिश करता हूँ। चंद्रू रात में आकर ट्रांसफार्मर को तोड़ने लगता है। तभी आवाज सुनकर कुछ लोग बाहर निकलते हैं। अरे, कौन है वहाँ? चंद्रू वहाँ से भाग जाता है। 2 दिन बाद रात को फिर चंद्रू वहीं आता है और ट्रांसफार्मर तोड़ने का कुछ उपाय सोचने लगता है। तभी उसे वहाँ खड़ी एक जेसीबी दिखाई देती है। लगता है आज किस्मत मेरे साथ है। जेसीबी से ट्रांसफार्मर को तोड़ देता हूँ। चंद्रू जैसे ही जेसीबी लेकर ट्रांसफार्मर तोड़ने के लिए चलता है, जेसीबी बेकाबू हो जाती है। अरे अरे, ये क्या, बचाओ! और जेसीबी सीधी ट्रांसफार्मर से जा टकराती है। ट्रांसफार्मर में से चिंगारियां निकलने लगती है और वहाँ आग लग जाती है। चंद्रू को करंट तो नहीं लगता, लेकिन धुएं के कारण उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से जेसीबी से बाहर निकलता है और वहीं गिर जाता है। धमाके की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले बाहर निकलते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड आ जाती है। पुलिस चंद्रू को गहनों के साथ पकड़ लेती है और उसे फिर जेल हो जाती है। कई साल पहले निजामपुर गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम था भीमा और एक का नाम था बबलू। उन दोनों को फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत शौक था। काफी मेहनत करने के बाद दोनों को एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला। उस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। एक बड़ी सी मछली लोगों के पीछे भाग रही थी। तभी डायरेक्टर ने कट और ओके शॉट का इशारा दिया और लंच ब्रेक के लिए कहा। मछली के अंदर से भीमा और बबलू बाहर निकले। यार बबलू, हम लोग तो यहाँ हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन इसने हमें कहाँ फंसा दिया। क्या रोल दिया है हमें? हाँ भीमा, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें खिलौना मछली को चलाएंगे। तुम ठीक कहते हो, जल्दी चलो वरना कैंटीन में खाना भी खत्म हो जाएगा। तभी मछली को देखकर भीमा बोलता है, यार बबलू, मेरे मन में एक आइडिया आया है। वह बबलू के कान में कुछ कहता है। वो दोनों रात को मौका पाकर खिलौना मछली को चुरा लेते हैं और उसे लेकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। समुद्र के अंदर इतनी बड़ी मछली को देखकर नाव वाले घबराने लगते हैं। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो भी है सब मेरे मुंह में डाल दो। हे मछली रानी, मुझे मत मारो। ये लो, ये मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूँ। ऐसा कहकर नाव वाला जितने भी उसके पास पैसे होते हैं मछली के मुंह में डाल देता है। वो सारे पैसे मछली के अंदर बैठे भीमा और बबलू को मिल जाते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। देखा बबलू, मैं ना कहता था, कमाई करने का इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता। हाँ यार भीमा, लेकिन बहुत भूख लगी है, क्या करें? वो देख बबलू, एक और नाव, चलो वहाँ चलते हैं। वो दोनों मछली को चलाकर उस नाव के पास लेकर जाते हैं। तुम मछुआरों ने हम मछलियों को बहुत सताया है, अब हमारी बारी है। मुझे बहुत भूख लगी है,
जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो, मैं खाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी मछली देखकर उस नाव के ऊपर के नाविक भी डर जाते हैं। हाँ हाँ मछली रानी, ये लो, ये हमारे पास बिरयानी है, आप इसे खा लो। और वह नाव वाले नाविक अपनी सारी बिरयानी उस मछली के मुंह में डाल देते हैं, जिसे अंदर बैठे भीमा और बबलू बड़े मजे से खाते हैं। इस तरह कई दिन भी जाते हैं और उस बड़ी जादुई मछली के चर्चे सभी नाविकों में होने लगते हैं। इस बात का पता एक बहादुर मछुआरे विक्रम सिंह को लगता है। वह अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जल्दी मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगी। उन दोनों की आवाज सुनकर विक्रम सिंह समझ जाता है कि यहाँ तो जरूर कुछ गड़बड़ है। वह उनसे कहता है, हे मछली रानी, मेरे पास आपके खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन है, कृपया इन्हें कबूल कीजिए। भीमा और बबलू स्वाद खाना देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि विक्रम सिंह ने उसमें नींद की दवाई मिला दी है। सारा खाना खाते ही भीमा और बबलू को नींद आ जाती है और मछली एक ही जगह खड़ी रहती है। मौका पाकर विक्रम सिंह उस मछली पर छलांग लगाता है और वह जैसे तैसे उस मछली के अंदर घुस जाता है और बबलू और भीमा का सारा भांडा फूट जाता है। इस तरह विक्रम सिंह की अक्लमंदी से नाविकों को जादुई मछली के लालच से छुटकारा मिल जाता है। जेसीबी रिपेयर वाला। राम सिंह एक मैकेनिकल इंजीनियर था। इंजीनियरिंग के बाद उसने नौकरी ना करके अपने ही गांव में एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। उस वर्कशॉप में वो जेसीबी और बाकी अर्थ मूवर्स की रिपेयरिंग करता था। जेसीबी में कैसी भी खराबी हो उसे ठीक करना उसका बाएं हाथ का काम था। वो अपने काम को बहुत लगन और ईमानदारी से करता था। सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। वाह बे राम सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी तुम यहाँ पर हाथ काले कर रहे हो और जेसीबी रिपेयर का काम बड़ी ईमानदारी से करते हो। तुम्हारी मेहनत देखकर हम बहुत खुश हुए। थैंक यू सर। अपना काम करने में कैसी शर्म, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो क्या हुआ, काम तो काम ही होता है ना सर। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मेरी कंपनी की सभी जेसीबी तुम ही रिपेयर करोगे। थैंक यू सर। राम सिंह के पास काम की कमी नहीं थी। उसने अपनी सहायता के लिए अपने वर्कशॉप में 3-4 लड़कों को भी रखा था। एक साल काम की आपाधापी से थकान मिटाने के लिए राम सिंह अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पर घूमने जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में काफी ट्रैफिक जाम हो गया। राम सिंह ने गाड़ी से उतरकर पूछा, क्या बात है भाई साहब, इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? कुछ नहीं भाई साहब, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और एक मकान उसमें दब गया है। पुलिस और प्रशासन बचाव की कोशिश कर रहा है। उस मकान के अंदर 6 लोग फंसे हुए हैं। राम सिंह गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे देखने के लिए निकल पड़ता है। वहां पर एक जेसीबी बचाव कार्य में लगी हुई थी, लेकिन अचानक सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, जेसीबी क्यों रोक दी? सर लगता है इसमें कोई खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ अगर ठीक हो जाए तो। अरे देखो भाई जल्दी करो, मकान में लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी जेसीबी आने में पता नहीं कितना समय लगे। वहां खड़ा राम सिंह ये बातें सुन रहा होता है। वो देखता है कि जेसीबी का ड्राइवर जेसीबी ठीक नहीं कर पाता। तब राम सिंह उसके पास जाता है। भाई जेसीबी में क्या हुआ? एक पुलिस वाला राम सिंह से कहता है, अरे साहब आप जाइए यहाँ से, इसे अपना काम करने दीजिए। राम सिंह हंसकर पुलिस वाले से कहता है, देखिए सर मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं आपकी जेसीबी ठीक कर सकता हूँ। यह बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। राम सिंह 10 ही मिनट में जेसीबी ठीक कर देता है और दोबारा से बचाव कार्य शुरू हो जाता है और जेसीबी समय पर मलबा हटाकर मकान में फंसे लोगों को बचा लेती है। जेसीबी देखते ही देखते सारा मलबा साफ कर देती है। सभी लोग राम सिंह का धन्यवाद करते हैं। अरे नहीं सर, धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और सड़क खुलते ही राम सिंह अपनी छुट्टी बनाने हिल स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। सभी लोग तालियां बजाकर राम सिंह को अलविदा कहते हैं। एक गांव में राम और श्याम नाम के 2 भाई रहते थे। राम पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, दूसरी तरफ श्याम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी होशियार नहीं था।
उसका ध्यान पढ़ाई में कम और खेल कूद और बाकी चीजों में अधिक था। नंबर कम आने के कारण स्कूल में श्याम के टीचर उसे डांटते रहते थे। राम और श्याम हो तो तुम दोनों भाई, लेकिन राम पढ़ाई में इतना अच्छा है और श्याम तुम्हारे नंबर हमेशा कम क्यों आते हैं। डांट पड़ने पर श्याम उदास हो जाता है। वो दोनों स्कूल से वापस घर पहुंचते हैं तो उनके पिताजी उनसे पूछते हैं, क्या बात है श्याम कुमार, इतना मुंह क्यों लटकाया है? लगता है आज फिर स्कूल में डांट पड़ी होगी। यह सुनकर श्याम कुछ नहीं बोलता और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। राम अपने पिताजी को सब बताता है। श्याम के पिता श्याम को ढूंढते हुए घर के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि श्याम वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्राइंग बना रहा था और लोहे के टुकड़ों से अजीब अजीब खिलौने बना रहा था। वह उसका कान पकड़कर उसे खूब मारते हैं। पिताजी मुझे क्यों मार रहे हो? ज्ञान का मतलब केवल अच्छे नंबर लाना ही तो नहीं है ना। अगले दिन जब राम और श्याम के पिता दोनों को अपनी बाइक पर बिठाकर स्कूल ले जा रहे थे, तभी गांव के मुख्य चौराहे पर एक नया ट्रैफिक पुलिस वाला आया था। उसने उन लोगों की बाइक को रोका। एक बाइक पर 3 सवार, चलो बाइक साइड में लगाओ, तुम्हारा चालान होगा। अरे साहब हम तो रोज ही स्कूल जाते हैं, बच्चे ही तो हैं, माफ कर दीजिए। नहीं, तुम लोगों का चालान होगा। और उसने उनका चालान काट दिया। अब वह पुलिस वाला सभी लोगों के चालान काटने लगा। सभी लोग उसके हाथ पैर जोड़ने लगे। अरे साहब अब बच्चों को स्कूल भी ना छोड़ें क्या? देखो अगर तुम्हारे अधिक बच्चे हैं तो तुम लोग बस या कार खरीद लो, लेकिन बाइक पर 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे। यह सुनकर सभी लोग राम और श्याम के घर के आगे इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं। लगता है अब कार, जीप या बस खरीदनी ही पड़ेगी, वरना ऐसे तो हम चालान ही भरते रह जाएंगे। हाँ तुम ठीक कहते हो भाई, देखते हैं करते हैं कुछ। इतने में श्याम कहता है, पिताजी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ आइए। और वह उनको घर के पिछवाड़े ले जाता है। वहाँ पर सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि श्याम ने अपनी मेहनत से एक मिनी बस बनाई हुई थी। अरे बेवकूफ, इसका क्या करें हम? इसे धकेल कर ले जाएं क्या? नहीं पिताजी, आप अपनी बाइक लेकर आइए। पिताजी अब आप बाइक चलाइए, देखिए बस भी उसके साथ साथ चलेगी। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि श्याम ने तो एक बाइक वाली बस का आविष्कार किया है। अगले दिन सभी बच्चे उस बस में बैठ जाते हैं। बाइक वाली बस जब गांव के चौराहे पर पहुंचती है तब पुलिस वाला उसे रोकता है। रुको 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 रुको, क्या मजाक है ये? पुलिस अंकल ये मजाक नहीं, ये बाइक वाली बस है। या किसी कानून में ये लिखा नहीं है ना कि बाइक बस को नहीं खींच सकती? पुलिस वाला चुप हो जाता है। और इस तरह से श्याम की बाइक वाली बस उन लोगों की समस्या का हल निकाल लेती है और सभी बच्चे मिलकर स्कूल जाने लगते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।